हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और आज का टॉपिक है राजकोषीय नीति एवं राजस्व। यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आधारित बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो पहले इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पे आधारित अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चनों का भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सरकार के द्वारा देश में स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन बजटीय घोषणाओं के माध्यम से किया जाता है। राजकोषीय नीति के चार उपकरण हैं: कर, सार्वजनिक व्यय, ऋण और नई मुद्रा का निर्गमन। देखिए, कर सरकार को दिए जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है जिसके बदले में सरकार किसी प्रतिपूर्ति का वादा नहीं करती है। कर को दो भागों में बांटा जाता है: प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे कर जिन्हें दूसरे पे टाला जा सके अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, और ऐसे कर जिन्हें दूसरे पर टाला न जा सके उसे डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहते हैं। कर के दर का निर्धारण के आधार पर अगर बात करें तो करारोपण के चार मॉडल बताए गए हैं। वो कौन से चार मॉडल हैं? प्रगतिशील है, अनुपातिक है, प्रतिगामी है, अधोगामी है। इन चारों मॉडलों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रतिगामी जो करारोपण है, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, इसमें जो बातें कही गई है कि जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर के दर में भी वृद्धि होती जाए तो ऐसे करारोपण को प्रगतिशील करारोपण कहा जाता है। अनुपातिक करारोपण, इसमें जो बातें कही गई है कि जब आय चाहे जितनी भी बढ़ जाए परंतु कर के दर में कोई परिवर्तन न हो तो इस प्रणाली को अनुपातिक प्रणाली कहते हैं। अनुपातिक टैक्स करारोपण कह सकते हैं या प्रोपोर्शनल टैक्सेशन कह सकते हैं। प्रतिगामी करारोपण का मतलब होता है जब आय में वृद्धि के साथ कर के दर में कमी कर दी जाए, यानी आय में वृद्धि के साथ कर के दर में कमी हो जाए तो इसे प्रतिगामी करारोपण कहा जाता है। और अधोगामी करारोपण, इसमें जो बातें कही गई है, जब कर की दर एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि के साथ बढ़े परंतु उस सीमा के बाद स्थिर हो जाए तो इसे अधोगामी करारोपण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है लैफर वक्र, लैफर कर्व। यह इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए, लैफर वक्र का जो प्रतिपादक है वो है आर्थर लैफर। इन्होंने लैफर वक्र का जो है प्रतिपादन किया था और यह वक्र जो है कर के दर और कर से संग्रहित राजस्व के मध्य ऋणात्मक संबंध को जो है दर्शाता है। इसके संबंध के बारे में याद रखिएगा। वक्र के अनुसार यदि एक सीमा के बाद कर के दर बढ़ा दी जाए तो कर राजस्व में कमी आने लगती है। यानी आप बात समझ रहे हैं, कर जो है यदि एक सीमा के बाद बढ़ा दी जाए तो कर राजस्व में कमी आने लगती है, और इसके विपरीत क्या होता है, यदि कर के दर में कमी कर दी जाए तो कर राजस्व में वृद्धि हो जाती है। इसके दो प्रमुख कारण है। पहला कारण है कि कर दर के कारण जो है कम दर अगर कर का होगा, जो टैक्स है इसमें इसका जो रेट है कम हो जाएगा तो जो टैक्स का चोरी होगा वो कम हो जाएगा, इसमें कमी आ जाएगी। और दूसरा है कर के दर व्यापार और वाणिज्य को जो है बढ़ावा देता है, जिसके मतलब कि जो व्यापार व्यवसाय है, जो वाणिज्य है, इसमें कर के दर में जो है ये जो कम हो जाता है जो रेट, इसमें जो बढ़ावा मिलता है एक तो मिलता ही है, और इससे क्या होता है, कर आधार भी बढ़ जाता है। तो दो बातें कही गई है जो इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लैफर वक्र का जो है डायग्राम देख सकते हैं। इसके बाद है सार्वजनिक व्यय। देखिए, सार्वजनिक व्यय दो आधारों पे विभाजित किया जाता है, और सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य होता है सरकार के द्वारा विभिन्न उत्पादक, अनुत्पाद, कल्याण आदि पर किए गए व्ययों से है। जो दो आधार हैं कौन कौन से, एक प्रकृति के आधार पे, दूसरा उत्पादकता के आधार पे। प्रकृति के आधार पे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय आता है, और उत्पादकता के आधार पे योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय आता है। इन दोनों आधारों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे।
पहला है राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय वह व्यय होता है जो अपने स्वरूप में आवर्ती यानी अंतराल, निश्चित अंतराल पे लगातार होने वाला होता है। यानी राजस्व व्यय वह व्यय होता है जो अपने स्वरूप में आवर्ती होता है तथा जिसे न तो किसी दायित्व में कमी आती है और न ही किसी संपत्ति का जो है ह्रास होता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं वेतन, ब्याज, ये सारे जो होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत जो है यानी राजस्व व्यय के तहत जो है आते हैं। दूसरा है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा व्यय जो कभी कभी होता हो जिसके व्यय से किसी न किसी संपत्ति का सृजन होता हो या किसी न किसी दायित्व में कमी आती हो, क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है। उदाहरण है ऋणों का भुगतान, बांध निर्माण आदि जो होते हैं ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय यानी प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इन दोनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब किसी योजना के क्रियान्वयन के लिए या योजना निर्माण के लिए व्यय किया जाता है तो उसे योजनागत व्यय कहते हैं, जबकि योजनाओं से इतर यानी रख रखाव या प्रशासनिक आदि में किया गया व्यय गैर योजनागत व्यय कहलाता है। वर्तमान में भारत में योजनागत और गैर योजनागत व्यय लेखांकन को जो है समाप्त करते हुए केवल पूंजीगत और राजस्व व्यय का ही जो है लेखांकन किया जा रहा है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी समय विशेष पर देश के ऊपर सकल ऋण दायित्व ही सार्वजनिक ऋण कहलाता है। सार्वजनिक ऋण आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। देश के अंदर से अल्प बचत योजनाएं आदि से लिए गए ऋण आंतरिक ऋण होता है, जबकि देश से बाहर लिए गए बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, वाणिज्य उधार आदि जो है यह बाह्य यानी जो है आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल या सार्वजनिक ऋण होता है, इस श्रेणी में आता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है इसमें भारत का बाह्य सार्वजनिक ऋण, तो इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। भारत में प्रथम 2 तिमाहियों में बाह्य सार्वजनिक ऋण के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जबकि अंतिम 2 तिमाहियों के आंकड़े वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो बाह्य सार्वजनिक ऋण के आंकड़े हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मतलब कि प्रथम 2 तिमाहियों में, और अंतिम 2 तिमाहियों के आंकड़े वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। दिसंबर अंत 2020 में यानी 2020 के दिसंबर के अंत में भारत का बाह्य ऋण 563.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। समस्त बाह्य ऋण में लगभग 81.6% की जो है दीर्घ अवधि ऋण, जबकि 18.4% का अल्प अवधि ऋण था। इन ऋणों में 51.9% ऋण जो है अमेरिकी डॉलर में था और 36.9% ऋण जो था रुपए में था। बाह्य ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वाणिज्यिक उधारों का, आप हिस्सा देख सकते हैं 36.9% है, यानी एक्सटर्नल कमर्शियल ब्रोइंग। यानी बाह्य ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है? बाह्य वाणिज्यिक उधारों का। इसके बाद एनआरआई जमाएं यानी इसका जो हिस्सा है 24.9% है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वित्त आयोग है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 12 का अनुच्छेद 280 भारत में वित्त आयोग का जो है प्रावधान करता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा। इसका जो जिक्र है किस भाग में किया गया है और किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। इसमें यह जो है वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए जो है राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। अनुच्छेद के अनुसार संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर यथा कह सकते हैं कि उसके बाद जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का जो है प्रावधान किया गया है। कार्य क्या है? वित्त आयोग के देखिए 4 प्रमुख कार्य हैं। पहला है विभाजनीय करों का केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा करने संबंधी फॉर्मूले का निर्धारण करना, यानी जो
विभाजनीय कर हैं, जो विभाजनीय करों का कह सकते हैं, जो कर हैं जो केंद्र और राज्यों के मध्य किस तरह से बंटवारा करना है, इस तरह से ये जो है निर्धारण करते हैं। दूसरा जो इनका कार्य है, राज्य को राजस्व सहायता या अनुदान के वितरण का सिद्धांत को सुझाना। तीसरा है सुदृढ़ वित्त के संदर्भ में किसी भी विषय पर सुझाव देना। और चौथा है नगर पालिकाओं या पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि के लिए राज्यों की संचित निधि के संवर्धन के लिए जो है आवश्यक सुझाव देना। यह जो कार्य है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। भारत में अब तक जो है 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति से 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन की घोषणा की। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। और इनके अतिरिक्त 4 सदस्य कौन कौन है? अजय नारायण झा जो भारत सरकार के पूर्व सचिव थे, ये सदस्य हैं। डॉक्टर अनूप सिंह और ये भी सदस्य हैं। और तीसरा है डॉक्टर अशोक लहिड़ी, यह जो है बंधन बैंक के कह सकते हैं कि संबंध रखते हैं। चौथा जो है इनमें सदस्य वह है डॉक्टर रमेश चंद्र। श्री अरविंद मेहता आयोग के सचिव हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तारीख तक अपना जो है पद धारण करेंगे। 15वें वित्त आयोग द्वारा जो है दो रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई है। पहली रिपोर्ट 2020-21 के लिए जो 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पे रखी गई। दूसरी रिपोर्ट 2021 से 2026 के लिए जो 1 फरवरी 2021 को संसद के पटल पे रखी गई। 15वें वित्त आयोग के द्वारा वर्ष 2021 से 26 के रिपोर्ट से मुख्य सुझावों में निम्नलिखित तथ्य जो है शामिल है। इन तथ्यों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए 2021-26 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% का जो है सुझाव दिया गया है, जो कि 2020-21 के समान ही है। यह 14वें वित्त आयोग यानी 2015-20 के सुझाव से कम है, जिसने 42% के हिस्से की बात कही थी। इस 1% का समायोजन नए गठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है किया गया है, जिन्हें केंद्र से जो है धनराशि दी जाएगी। यहाँ पे वित्त आयोग और उनके मापदंड आप देख सकते हैं। 14-15वें वित्त आयोग के बारे में जो चीजें दी गई है, जो मापदंड दिया गया है, इन डेटाओं को एनालिसिस करते हुए जो है आप आगे बढ़िएगा। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, आय का अंतर। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सर्वाधिक आय वाले राज्य से किसी राज्य की आय की दूरी यानी अंतर उस राज्य का इनकम डिस्टेंस या आय का अंतर कहलाता है। 2016-17 से 2018-19 के बीच 3 वर्षों के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के आधार पर उस राज्य की आय की गणना की गई है। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम है उन राज्यों का बड़ा हिस्सा जो है, उन राज्यों को जो है इसलिए बड़ा हिस्सा दिया जाएगा जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम है, और इसलिए दिया जाएगा ताकि विभिन्न राज्यों के बीच जो है बराबरी कायम रह सके। नेक्स्ट है जनसांख्यिकीय प्रदर्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। आयोग के संदर्भ के बात करें तो इनके शर्तों में अपेक्षित है कि सुझावों के लिए 2001 के जनसंख्या के आंकड़ों को इस्तेमाल किया जाए, और उसी के हिसाब से आयोग ने 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों को अपने सुझाव के लिए जो है इस्तेमाल किया। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के मापदंडों को जो है राज्यों के जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए जो है इस्तेमाल किया गया है। निम्न प्रजनन अनुपात वाले राज्यों को इस मापदंड पर जो है अधिक अंक मिलेंगे। नेक्स्ट है वन क्षेत्र और पारिस्थितिकी। देखिए सभी राज्यों के कुल सघन वन क्षेत्र में किसी राज्य के वन क्षेत्र के हिस्से की गणना करके इस मानदंड को जो है पहुंचा जाता है। कर और राजकोषीय प्रयास, इसके बारे में देख लेते हैं। कर संग्रह की उच्च क्षमता वाले राज्यों को इस मानदंड के जरिए पुरस्कृत किया जाता है, और इसकी गणना 2016-17 और 2018-19 के दौरान औसत प्रति व्यक्ति स्वयं कर राजस्व और औसत प्रति व्यक्ति राज्य जीडीपी के अनुपात के आधार पर की जाती है। इसके बाद है अनुदान, जिसे ग्रांट कहा जाता है। राजस्व घाटा अनुदान क्या है? देखिए 17 राज्यों को राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए 2,94,514 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। स्थानीय निकायों को 4,36,361 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाएंगे, जिसमें से ग्रामीण और शहरी निकायों को जो है 4,27,911 करोड़ रुपए का अनुदान,
और ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2.4 लाख करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकायों को जो है 1.2 लाख करोड़ रुपए और स्थानीय सरकारों के जरिए स्वास्थ्य के लिए 70,051 करोड़ रुपए राज्यों का स्थानीय निकाय के लिए जो है अनुदान यानी स्वास्थ्य संबंधी अनुदान का अतिरिक्त देने के लिए देने के लिए जो है जनसंख्या और क्षेत्र को क्रमशः 90% और 10% का जो है वेटेज दिया जाएगा। तो इन सारे डेटाओं को जो है आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपदा जोखिम प्रबंधन। आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार आपदा प्रबंधन फंड्स के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कास्ट शेयरिंग पैटर्न जो है आप देख सकते हैं, पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए जो है 90:10 का है, अन्य राज्यों के लिए 75:25 का है। राज्य आपदा प्रबंधन फंड्स का जो कोष है 1.6 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा जो है 1.2 लाख करोड़ रुपए है। तो केंद्र का हिस्सा है 1.2 लाख करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा और ऋण स्तर। आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4% करे। राज्यों के लिए उसने राजकोषीय घाटा जो सीमा है जीएसडीपी का परसेंटेज में अगर बात करें तो 2021 से 22 में 4%, 2022 से 23 में 3.5% और 2023 से 26 तक में 3% करने का सुझाव दिया है। अगर राज्य पहले 4 वर्ष यानी 2021 से 25 के दौरान उधारी की निर्दिष्ट सीमा का उपयोग नहीं कर पाया तो वह बाद के वर्षों यानी 2021-26 की अवधि में जो शेष रहेंगे उसमें उपयोग न हुई राशि का जो है न उपयोग हुई राशि को जो है हासिल कर सकता है। आयोग के अनुसार केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे के लिए सुझाए गए मार्ग से कुल देनदारियों की कमी आएगी। 2020-21 में केंद्र की देनदारी जीडीपी के 62.9% से कम होकर 2025-26 में जीडीपी का जो है 56.6% हो जाएगी। दूसरा है राज्य की कुल देनदारियां 2020-21 में जीडीपी के 31.1% से कम होकर 2025-26 में 30.5% जो है हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे 2021-26 के लिए अनुदान देख सकते हैं, करोड़ रुपए में दिया गया है। कौन सा अनुदान जो है किस क्षेत्र में कितना अनुदान दिया गया है तो आप कमेंट करके बताइएगा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अनुदान दिए गए हैं। ठीक है, तो आप डेटा को एक बार एनालिसिस करके हमें बताइएगा कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है अनुदान दिया गया है। और इसके बाद देखिए 2020-21 से संबंधित सुझाव में जो निम्नलिखित जो तथ्य शामिल है उसमें पहला जो है आय अंतर का, इनकम डिस्टेंस का। राज्य की आय और उस राज्य की उच्चतम आय के बीच के अंतर को जो है इनकम डिस्टेंस कहा जाता है। 2015-16 और 2017-18 के बीच के 3 वर्षीय अवधि के दौरान औसतन प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के आधार पर राज्य की आय की गणना की गई है। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी उन्हें विभिन्न राज्यों के बीच बराबरी कायम करने के लिए अधिक बड़ा हिस्सा जो है दिया जाएगा। इसके बाद जनसांख्यिकी प्रदर्शन। आयोग के संदर्भ की शर्तें यानी टीओआर में यह अपेक्षित है कि सुझाव देते समय 2011 के जनगणना के आंकड़ों का जो है इस्तेमाल किया जाएगा और इस प्रकार आयोग ने अपने सुझाव में केवल 2011 के जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। वन और पारिस्थितिकी। किसी राज्य की कुल वन सघनता का सभी राज्यों की कुल सघनता में हिस्सा जो है निर्धारित करके इस मानदंड को जो है निर्धारित किया गया है। कर प्रयास। अधिक कर जमा करने वाले राज्यों को जो है पुरस्कृत करने के लिए इस मानदंड का प्रयोग किया गया है और इसकी गणना जो है 2014-15, 2016-17 के बीच 3 वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति औसत कर राजस्व और प्रति व्यक्ति औसत राज्य जीडीपी के अनुपात के रूप में की गई है। इसके बाद सहायता अनुदान। 2020-21 में राज्यों को निम्नलिखित अनुदान दिए जाएंगे। पहला राजस्व घाटा अनुदान, दूसरा स्थानीय निकायों को अनुदान, तीसरा आपदा प्रबंधन अनुदान। आयोग जो है क्षेत्र विशिष्ट और प्रदर्शन आधारित अनुदानों के लिए फ्रेमवर्क का भी प्रस्ताव रखा है। राज्य विशिष्ट अनुदान अंतिम रिपोर्ट में प्रदान किए जाएंगे। राजस्व घाटा अनुदान, इसके बारे में देख लेते हैं। हस्तांतरण के बाद अनुमान है कि 2020-21 में 14 राज्यों का जो कुल राजस्व घाटा है लगभग 74,340 लाख मतलब कि 74,340 करोड़ रुपए रह जाएगा।
आयोग ने इन राज्यों के लिए राजस्व घाटा का जो अनुदान का जो सुझाव दिया है, और विशेष जो अनुदान है इसके बारे में देख लेते हैं। 3 राज्यों में 2019-20 के तुलना में 2020-21 में हस्तांतरण और राजस्व घाटा अनुदान में गिरावट का जो है अनुमान है। यह राज्य है कर्नाटक है, मिजोरम है और तेलंगाना। तो याद रखिएगा इन 3 राज्यों के नाम। आयोग ने इन राज्यों के लिए कुल जो है 6,764 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का जो है सुझाव दिया है। क्षेत्र विशेष के लिए जो अनुदान है 2020-21 में आयोग ने पोषण के लिए 7,735 करोड़ रुपए का सुझाव दिया। अंतिम रिपोर्ट में निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए जो है क्षेत्र विशिष्ट प्रावधान किए जाएंगे। पोषण के लिए स्वास्थ्य, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जुडिशियरी, ग्रामीण कनेक्टिविटी, रेलवे, पुलिस प्रशिक्षण और आवास। प्रदर्शन आधारित अनुदान। प्रदर्शन आधारित अनुदानों की दिशा निर्देशों में निम्नलिखित जो शामिल है, पहला है कृषि सुधारों को लागू करना, दूसरा है महत्वाकांक्षी जिला और ब्लॉक का विकास करना, तीसरा है बिजली क्षेत्र में सुधार, चौथा है निर्यात सहित व्यापार को बढ़ावा देना, शिक्षा के लिए इंसेंटिव्स और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का संवर्धन। अनुदान राशि अंतिम रिपोर्ट में जो है प्रदान की जाएगी। स्थानीय निकायों को अनुदान जो है 2020-21 में स्थानीय निकायों के लिए जो है 90,000 करोड़ रुपए तय किए गए, जिनमें से 60,750 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकाय और 29,250 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों के लिए जो है निर्धारित किए गए हैं। यह अनुदान डिवाइजेबल पूल का 4.31% है, जो वर्ष 2019-20 में स्थानीय निकायों को दिए गए अनुदान से ज्यादा है। 2019-20 में जो है इस मद में अनुदान राशि डिवाइजेबल पूल का 3.5 यानी 3.54% जो है मतलब की थी, और अनुदान जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पे राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में विभाजित होंगे। यह अनुदान पंचायत के तीनों स्तरों गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पे उपलब्ध होंगे। 2020-21 के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोषों को जो है 28,983 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्र का हिस्सा 22,184 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष को जो है 12,390 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इस पे आधारित आप यहाँ पे जो डेटा है, केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में प्रत्येक राज्य का जो हिस्सा है 100 अंकों में आपको देखना है कि 15वां जो वित्त आयोग है जो 2020-21 के लिए है और जो 2021 से 26 के लिए, इसमें किस राज्य को 100 में से कितना अंक दिया गया है। तो आप एक बार जो है इसको एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे 14वें वित्त आयोग के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 14वें वित्त आयोग का गठन जो है 2013 में किया गया था। इसने अक्टूबर 2014 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी थे। इस आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक यानी 5 वर्षों के लिए थी। इस आयोग के द्वारा 42% राजस्व को जो है राज्यों को देने की अनुशंसा की गई थी। तो 42% जो है राजस्व जो है राज्यों को देने के लिए अनुशंसा 14वें वित्त आयोग ने की थी। और 13वें वित्त आयोग में 32% की सिफारिश की तुलना में 10% अधिक था, यानी जो 13वें वित्त आयोग था उसमें 32% किया गया था और 14वें वित्त आयोग में 42%, यानी 10% का अंतर हो गया। इस वित्त ने जो 14वें वित्त आयोग है, इसने राज्यों के मध्य राजस्व वितरण के लिए सर्वाधिक भार आय असमानता को दिया था। यानी जो भार है, यानी 50% जो है किसको दिया था? सर्वाधिक भार आय असमानता को दिया था 50%। 14वें वित्त आयोग के अनुसार सर्वाधिक वित्त प्राप्ति करने वाले जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, फिर बिहार है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। और न्यूनतम आवंटन वाले जो राज्य हैं वो है पहला सिक्किम, इसके बाद गोवा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। भारत के वित्त आयोग के जो समय है और जो अध्यक्ष हैं, इनकी डेटा पूरी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे आप पूरे 15 वित्त आयोग के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम याद रखना है। समय आप जो कार्यकाल है वो याद रखे, समयावधि जो है रखे या ना रखे कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। पर जो जिस आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं, जैसे पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी।
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह पहला दूसरा मतलब कि जो वित्त आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो के संथानम थे। तीसरा के यानी तीसरा वित्त आयोग के ए के चंदा थे। चौथा वित्त आयोग के अध्यक्ष पीवी राजमन्नार थे। पांचवा महावीर त्यागी। छठा वित्त आयोग के ब्रह्मानंद रेड्डी थे। सातवां जे एम सैलेट थे। आठवां वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई बी चौहान थे। नौवां वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के पी साल्वे थे। 10वां वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी पंत। 11वां ए एम खुसरो थे। 12वां सी रंगराजन थे। 13वां वित्त आयोग का अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष वाई बी रेड्डी और 15वां का एनकेसी। तो इन 15 जितने भी 15 वित्त आयोग है इनके अध्यक्षों का जो आप नाम है रट्टा नहीं, एक दो बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बट पहला और लास्ट यानी पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इन तीनों का नाम जो है याद रखना है। इस पे आधारित क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा जो है विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेश के कारण प्रस्तुत किया जाता है। आपको बताना है, इसमें 4 जो है ऑप्शन है। इसमें डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट प्रस्तुति के समय संसद के समक्ष और बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा 3(5) के तहत जो है प्रस्तुत किया जाता है। एफआरबीएम अधिनियम सरकार को विशिष्ट अंतर्निहित धारणाओं के संबंध में अर्थव्यवस्था के लिए विकास के संभावनाओं का जो है आकलन करने का निर्देश देता है। इसमें जो है जीडीपी वृद्धि दर, केंद्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र के संतुलन के बारे में मूल्यांकन शामिल है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है। तो गैर वित्तीय ऋण कौन कौन से हैं, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि और राजकोष जो बिल है, जो ट्रेजरी बिल है, ये सारे जो है आपके गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर वित्तीय ऋण में जो सम्मिलित है वह क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, परिवारों का बकाया गृह ऋण, गैर वित्तीय औद्योगिक ऋण और राजकोषीय बिल या सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, ये सारे जो है गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। इसका सही जवाब है 15 लाख करोड़ रुपए, सी ऑप्शन। 2020 का क्वेश्चन है, 66वीं बीपीएससी री एग्जाम हुआ था उसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हम लोग न्यू डेटा को जो है याद रखेंगे। 2020-21 में कृषि साख के लिए जो है 15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि साख जो है 16.5 लाख करोड़ रुपए करने की जो है घोषणा की गई है। पीएम केयर्स के जो पीएम केयर कोष है, पीएम केयर्स कोष, इसके बारे में हम आपको बताना है कि क्या जो है असत्य है। तो इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको पीएम केयर फंड के बारे में जो है इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए उसको आपको जवाब देना है। देखिए, कोविड-19 महामारी जैसे आपातकालीन संकट या समस्याओं से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित निधि रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड को जो है यानी कह सकते हैं कि पीएम केयर कोष यानी पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में जो है स्थापित और पंजीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स कोष के पदेन अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री भारत सरकार कोष के पदेन ट्रस्टी हैं। कोष के सचिव के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के संयुक्त सचिव अवैतनिक आधार पर प्रशासित करेंगे। उन्हें पीएमओ में निदेशक, उप सचिव के रैंक के एक अधिकारी द्वारा जो है
अवैतनिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों और संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है। इस कोष को कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। अब देखिए आप जो है इस कथन यानी पीएम केयर जो फंड है, पीएम केयर्स फंड, इसके बारे में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको सत्य ढूंढना है वो कौन सा है। ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा, पहला में दिया गया है। दूसरा है कि इस कोष में पूरी तरह से व्यक्ति या संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है, तो ये देखिए तो ये तो सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना है। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है, ठीक है। और इसमें जो आपका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, इसमें जो दिया था कि ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ई ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 5 नंबर है कि भारत में जेंडर जो बजटिंग है कब शुरू किया गया था। तो जेंडर बजटिंग केंद्रीय बजट 2005-6 के दौरान जो है शुरू किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में जेंडर बजटिंग केंद्रीय बजट 2005-6 से शुरू किया गया था। जेंडर बजटिंग महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का एक शक्तिशाली कार्यक्रम है। इसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही विकास का जो है लाभ प्राप्त हो सके, और इसके अंतर्गत नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा करते समय लैंगिक दृष्टिकोण को भी जो है मतलब ध्यान में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। 2017 का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा 42%। और हम लोग न्यू डेटा को जो है ध्यान में रखेंगे। वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय निवल कर राजस्व में जो है 42% राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग द्वारा 41% आवंटित करने की जो है सिफारिश की गई है। तो 15वें वित्त आयोग का इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 7 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन ए है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान के तुलना में अधिक था। कारण आर, वर्ष 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी यानी जीएसटी जो है लागू हो जाने के कारण सापेक्षता कम थी। इसका सही जवाब है, बताइए, ए ऑप्शन। दोनों सही है, पर जो ए है सही स्पष्टीकरण आर का है। तो ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। कैसे? सकल कर राजस्व के संशोधित अनुमानों में भी वृद्धि हुई, और इसके जो बजटीय अनुमान है 2017-18 में आप देख सकते हैं कि कितना दिया गया है, 19,11,579 करोड़ रुपए से बढ़कर संशोधित अनुमान 2017-18 में 19,46,119 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्यतः संशोधित अनुमान 2017-18 में 61,331 करोड़ रुपए है। तो डेटा थोड़ा सा देख लीजिएगा। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के कारण थी, और जिसका उल्लेख 2017-18 के बजट अनुमानों में नहीं किया गया था। तो ये जो करोड़ रुपया होते हैं ना, ये सारे याद करने की जो जरूरत नहीं है, बस याद रखना है कि कहां बढ़ा, क्या अनुमान थे, किसमें अनुमान में कमी आई या बढ़ोतरी हुई। तो ये सारी चीजें आपको मोटा मोटी जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा, नेक्स्ट है 8। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। 2 कथन है। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई। दूसरा, पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई। तो इसमें देखिए न तो पहला न तो दूसरा सही है। कैसे? आप यहां पे देख लीजिए, राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दिया गया है, वर्ष और प्रतिशत, और यह है कर राजस्व जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यहाँ पे वर्ष और प्रतिशत, ठीक है। इसके आधार पे आप देख सकते हैं कहीं मतलब कि 2010-11 में बढ़ा भी है तो घटा भी है, 11-12 में 12-13 आप देख सकते हैं, तो एक जैसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है। तो एनपीएस जो है नेशनल जो पेंशन सिस्टम है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, इसमें सम्मिलित हो सकता है। वो है राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं।
तो सी ऑप्शन सही जवाब है। राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 जनवरी 2004 को जो है भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह जो है एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष तक के आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक, निवासी अथवा अनिवासी, दोनों जो है शामिल हो सकते हैं। सरकारी नौकरियों में कार्यरत लोगों के लिए विशेष उपबंध है। केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 से अथवा उसके बाद से सेवा में कार्यरत हैं, योजना में दाखिल होने के पात्र हैं। राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा अधिसूचित या अधिसूचना किए जाने के बाद सेवा में आए हैं, वे भी इस योजना के कह सकते पात्र हो सकते हैं। तो सी आपका सही जवाब है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके क्रियान्वित किए जाने के सर्वाधिक जो संभावित लाभ है वो क्या क्या है? पहला है, यह भारत में बहु प्राधिकरणों के द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। दूसरा है, यह भारत में चालू खाते घाटे को जो है प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडारण को बढ़ाने के लिए जो है सक्षम बनाएगा। तीसरा, यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा, उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने के जो है योग्य बनाएगा। तो पहला इसमें आपका जो है सही जवाब है। जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी के लागू हो जाने के अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा और इसके पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे। जीएसटी के लाभ है व्यापार और उद्योग के लिए, यानी आसान अनुपालन, कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता, करों का कराधान की समाप्ति यानी कैस्केडिंग की समाप्ति हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा, विनिर्माताओं और जो निर्यातक हैं इनको लाभ होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लाभ क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सरल और आसान प्रशासन, कदाचार पर बेहतर नियंत्रण, अधिक राजस्व निपुणता। उपभोक्ताओं के लिए वस्तु और सेवाओं के मूल्य के अनुपातिक एकल और पारदर्शी कर, समग्र कर भार में जो है राहत आएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।